हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न के चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और आज हम उसी नवजात ऑक्सीजन के माध्यम से पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ पोटेशियम परमैंगनेट और का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो अम्लीय माध्यम में अम्ल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जिसका ये रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में 3 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहे हैं। ये नवजात ऑक्सीजन बहुत सारे पदार्थों को बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी ऑक्सीकरण क्रिया। तो यहाँ पर जो पहला रिएक्शन हम देखने वाले हैं, जिसको कि मैं आपको बना भी रहा हूं यहाँ पर और बनाते कैसे वो भी समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। अब जैसे ये जो आपको जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको जब इस तरह के रिएक्शन बनाने होते हैं तो पहले तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए कि अम्लीय माध्यम में वो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है। ये रिएक्शन आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा जो चीज होता है वो ये कथन होता है। ये कथन जो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, जैसे मेरे को याद है इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। फिर ये कथन जो है, यहाँ पर जो कथन लिखा है मैंने, उसका हम रिएक्शन बनाने वाले हैं। तो देखिए हम उसका रिएक्शन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्पष्ट लिखा हुआ है H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। देखो मैंने सिंपल ये जो लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का रोल है, ऑक्सीकृत कर देता है वाली बात है। तो ऑक्सीजन का रोल है, तो नवजात ऑक्सीजन का रोल है। तो हमको यहाँ पर इस रिएक्शन को जब हम कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हमको एक नवजात ऑक्सीजन बिल्कुल यहाँ पे रखना पड़ता है। किस तरफ रखना पड़ता है? बाएं ओर। ये तीर के जो है, ये जो तीर है ना, ये जो मार्क दिख रहा है, इसके बाएं ओर एक ऑक्सीजन आपको रखना ही है। भले आपको ऐसा लगे कि मेरा रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, जो भी है, तो भी आपको एक ऑक्सीजन यहाँ पे रख देना होता है। अब आप इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए कि इधर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन है, उधर सिर्फ सल्फर है, यानी उस तरफ जो है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा? H2 और O बच जा रहे हैं, H2 और O बच जा रहे हैं, तो हम इधर लाके उसको जल बना देंगे। देखिए जब हम रिएक्शन बना रहे होते हैं, ये कथन का जब भी हम रिएक्शन बना रहे होते हैं, हम जल को इधर अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर अपने अनुसार हम उसको जल को बाहर निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और नवजात ऑक्सीजन हमको लेना ही होता है। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दिया। अब हम देखते हैं सारा चीज बैलेंस है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन 2 है, उधर 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, ऑक्सीजन 1। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। देखिए जब हम कथन का रिएक्शन बनाते हैं तो वो बैलेंस है कि नहीं, और उसमें हमने ऑक्सीजन लगाया है कि नहीं, हमको जरूरत के अनुसार हमने जल लगाया है कि नहीं। और यहाँ पर जो कि अम्लीय माध्यम का रिएक्शन बन रहा है, इसलिए हमको अगर जरूरत पड़ती है तो हम H2SO4 भी लगा सकते हैं। देखिए तो चलिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, हमारा सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अब ये ऑक्सीजन जो हमने यूज किया था, ये हमने नवजात ऑक्सीजन यूज किया था। ये यूज कहां से किया था, इसको लाया कहां से था? तो ये इसको हमने ऊपर वाले रिएक्शन से लाया था, ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं जो कि वहीं से आने वाला है। तो इस तरह हम ऊपर वाले रिएक्शन को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। परंतु आपको यहाँ पे चीज ध्यान से देखना है कि आपने जब अपना कथन बनाया, तो आपने सिर्फ एक ऑक्सीजन इस्तेमाल किया था, लेकिन वो आपको 3 प्रदान कर रहा है। तो आप अपने कथन को 3 बार बढ़ाएंगे क्योंकि आपको ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उधर का जो नवजात ऑक्सीजन है 3 है, इधर 1 है, तो वो दोनों को बराबर किए बिना आप रिएक्शन का परिणाम नहीं जान सकते। तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जितने ऑक्सीजन वो प्रदान कर रहा है उसके अनुकूल आपको कथन वाले रिएक्शन को मेंटेन करना होता है
ठीक है। जबकि कथन वाले ऑक्सीजन के अनुसार ऊपर वाले रिएक्शन को मेंटेन करना होता है। सीधी सी बात ऐसे कहनी चाहिए आपको कि इधर ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ पर दोनों बराबर होने चाहिए। तो वहां पर 3 है, यहाँ पर तो 1 ही है। तो हम इसको बराबर करने के लिए ये जो रिएक्शन है इसको 3 गुना कर देते हैं। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख सकते हैं हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको हटा दूंगा। तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और जल भी 3 बार हो जाएगा। अब ये हम बाहर हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इस रिएक्शन को टोटल करते हैं। टोटल करते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो दोनों रिएक्शन के जो तीर हैं, जो एरो हैं, वहां पर से हम इसको हाफ हाफ मान लेते हैं। देखिए रिएक्शन को हम हाफ हाफ मान लेते हैं। इस तरफ के एरिया को हम बोलते हैं LHS, ठीक है, और इस तरफ के एरिया को हम बोल देते हैं RHS। अब LHS और RHS में जो चीजें बराबर होती हैं, जो चीजें बराबर समान होती है, वो चीजें कट जाती हैं और उनकी मात्राएं भी कटती हैं। तो ध्यान से देखेंगे किस तरीके से ऐसा होता है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन इधर से और 3 ऑक्सीजन यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और आपको देखना ये भी है कि कुछ ऐसा चीज थोड़ी है, जैसे जल है, मान लीजिए जल इधर, मान लीजिए 2 जल भी आपको नजर आ रहे हैं, तो वो जल और उधर के जल कट जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 जल के अणु होते, प्लस में 2 जल के अणु होते, और उधर आपके पास 4 जल के अणु हैं, तो इधर के 2 जल के अणु को काटकर हम इधर 2 बचा देते। तो ये जो भी है, अभी यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को छोड़ कोई और चीज तो कट नहीं रहा था, हम सीधा इसको उतार देते हैं। तो यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S से बन जाता है हमारा K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस, अब यहाँ पे देखना है हमको जल जो है हमारे पास 2 बार आ रहा है, 4 और 3, तो 4 3 दोनों मिलके 7 हो जाएंगे। तो 7H2O एक ही साइड जो रहते हैं वो जुड़ जाते हैं, प्लस 3S। तो आप ये रिएक्शन आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब हम एक और नया रिएक्शन बनाते हैं, वो है B कि FeSO4 को, देखिए FeSO4 को पहला सल्फेट बोलते हैं, FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस में ऑक्सीकृत कर देता है। अब तो हमको ये जो रिएक्शन को बनाना है, तो हमको जैसे पहले बताया था कि जो कथन होते हैं वो पहले हम लिख लेते हैं कि उसने किससे किसको बनाया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कथन को हम यहाँ पे लिखते हैं, FeSO4 से बन गया Fe2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि यहाँ पर जो पदार्थ शुरू में बना लगभग वो सेम हमको नजर आ रहा है, परंतु वहां पे मात्राएं अलग अलग हैं। देखिए, ठीक है ना, जो वहां पर परंतु मात्राएं अलग है। जैसे आयरन है, तो आयरन हम कहीं से ला नहीं सकते, जो है वही है हमारे पास में। तो आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसलिए पहले तो आयरन की मात्रा संतुलित करेंगे। जो चीजें हम ला नहीं सकते बाहर से, हम बाहर से क्या ला सकते हैं, हम जल ला सकते हैं, H2SO4 ला सकते हैं क्योंकि अम्लीय माध्यम है, लेकिन आयरन तो हम नहीं ला सकते। तो आयरन को हम नहीं ला सकते, तो आयरन की मात्रा हमको यहीं से बैलेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस करके 2 कर देंगे। तो अब आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना है कि सल्फेट जो है वो 2 बार हो गया है, जैसे आपने आयरन को 2 किया, सल्फेट भी 2 बार हो गया है, और इधर सल्फेट जबकि 3 बार है, क्योंकि आयरन 2 बैलेंस हो चुका है। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने जैसे आपको बोला था कि ये अम्लीय माध्यम में हम H2SO4 भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सल्फेट जो है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो क्यों ना हम वहां पे एक सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु लगा दें। ये लगा के हमने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है, इसको सल्फेट को। लेकिन हमने आपको जैसे पहले ही बताया था कि चूंकि ऑक्सीकरण रिएक्शन है, इसलिए आपको नवजात ऑक्सीजन को इस तरफ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब जब आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि आपने नवजात ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, आपने सारे कंडीशन पूरे कर लिए, सल्फेट बराबर कर लिया, आयरन बराबर कर लिया, आपने ऑक्सीजन भी लगा दिया। अब एक बार देखना है कि सारा कुछ सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे सब कुछ सही है या नहीं। तो यहाँ पर आयरन 2 बार है, सल्फेट जो है वो 3 बार हो चुका है, एक बार यहाँ पर से और 2 बार यहाँ से। अब यहाँ पे H2 और O बच रहा है, उसको हमने आपको जैसे बताया था कि आप जल बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने H2 लिख दिया। अब ये सारा कुछ हमारा रिएक्शन बन चुका है। अब ये ऑक्सीजन जो नवजात हमने लगाया है वो आया कहां से, तो ऊपर वाले रिएक्शन से आया, तो हम ऊपर वाले रिएक्शन को यहाँ पर लिखते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब आप देखिए कि जो आपने रिएक्शन नॉट ऑक्सीजन के कारण जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्शन, जैसे यहाँ पे 3 बार, तो ये जो आप देख सकते हैं कि उसमें 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके पास 1 ऑक्सीजन है। तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि जब तक ऑक्सीजन बराबर नहीं हो जाते तब तक रिएक्शन टोटल नहीं हो सकता। तो यानी ये वाला जो रिएक्शन है वो 1 ही ऑक्सीजन इस्तेमाल करके चालू हो गया है, तो हम इसको 3 गुना करेंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन हमको बराबर करना है, ये वाला और वो वाला। तो यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6। देखिए पहले से 2 है तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3, और ये 3 हम हटा लेते हैं जो कि हमने गुणा कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको टोटल कर देते हैं। टोटल करने के लिए आपको बताया था कि 20 से तोड़ देते हैं, इधर LHS हो जाता है और उस तरफ RHS हो जाता है। अब हम यहाँ पे रिएक्शन को टोटल करने वाले हैं। तो टोटल करते समय हमको बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि इधर उधर से कौन कौन सी चीजें कट जा रही हैं। सॉरी, हम यहाँ पे इसको 3 नहीं लिखा था, 3 लिख देते हैं, ये 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो क्या होता है कि अब हम इसको टोटल करने वाले हैं, तो ये 3 ऑक्सीजन कट जाएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड के सारी चीजें कट जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं हमको कुछ और कटने लायक थोड़ी है, तो यहाँ कुछ कटने लायक और तो नजर नहीं आता, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें जुड़ने लायक है क्योंकि एक ही साइड की जो चीजें रहती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको लिखना शुरू करते हैं, K2Cr2 लिख दिया हमने। अब देख सकते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक हमने 4 बार और 3 बार यानी 7 बार हो जाएगा, प्लस ये पे यहाँ पर हमारा FeSO4 है, 6FeSO4 है। अब हम इसको आगे बढ़ जाते हैं और बनाते हैं K2SO4। जो बचे हैं चीजों को मैं उतार रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमको देखना है वाटर 2 जगह है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 7H2O प्लस हम क्या करते हैं, ये जो बना हुआ है 3Fe2SO4। तो ये जो है फेरिक सल्फेट है और ये फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडेट कर देता है। चलिए जो अगला रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन है कि अल्कोहल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एथिल अल्कोहल ले रहा हूं, C2H5OH। देखिए C2H5OH को एथिल अल्कोहल कहते हैं, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं। चलिए हम ऐसा लिख देते हैं CH3CH2OH। देखिए एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडेट कर देता है। एल्डिहाइड क्या होते हैं सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो एल्डिहाइड फिलहाल आप इतना जान लीजिए, ये CH3CO, इसको एक्चुअली एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। तो एथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडेट कर देता है। अब यहाँ पर हमको इस रिएक्शन को बना के देखना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला था जो कथन होता है वो हम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे कथन को लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होते हैं, हमको ये देखना होता है कि हम यहाँ पे एक नवजात ऑक्सीजन लगा ही देते हैं क्योंकि वो तो लगाना ही होता है हमको, तो हम यहाँ पे एक नवजात ऑक्सीजन लगा देते हैं। उस बार में लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए इस बार में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एक नवजात ऑक्सीजन हमने लगा दिया, ठीक है, ये नवजात ऑक्सीजन हमने लगा दिया। अब हम रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, क्या हमारे रिएक्शन में कोई जल बल इस तरीके से लेने देने का थोड़ी बचा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कार्बन 2 बार है 1 2, उधर भी 1 2 2 बार है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 3 2 5 और एक 6 बार है, जबकि उधर 4 ही बार है। देखिए 3 और 1 4 बार है, यानी 2 हाइड्रोजन इधर बच रहे हैं और एक ऑक्सीजन हमने जो लगाया है एक्स्ट्रा लगाया है वो बच रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम जल बना सकते हैं H2O, ठीक है। अब ये रिएक्शन सेम जो है पहले जैसे बनाता रहा हूं उस तरीके से ही बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन हम लाए कहां से, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से लाए। ऑक्सीजन को लाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले ऑक्सीजन की जाए देख रहे हैं। तो यहां पर K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 मेकिंग K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। तो ये जो है हमने जब इसको बना लिया है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है, आप जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि उधर 3 ऑक्सीजन है इधर 1 ऑक्सीजन है, तो हमको इसको 3 टाइम करवाना होगा। तो 3 टाइम करवाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर रहती है 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर तो 3
हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमारे सारी चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। टोटल करते समय कैसे करते हैं, इधर LHS इधर RHS हो जाता है और इससे हम टोटल कर सकते हैं। तो कैसे टोटल करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इधर तो कुछ कटने लायक बस एक ही चीज नजर आ रही है, ऑक्सीजन बस है, ठीक है ना, और कुछ कटने लायक तो नजर नहीं आ रहा है। पर ऐसा नहीं है, कई बार के रिएक्शन में और भी कुछ चीजें कट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको उतारते हैं K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3CH3CH2OH दैट इज एथाइल अल्कोहल, और ये जो है आगे जाके बन जाएगा। जो बचा है वो हम उतार लेते हैं। तो K2SO4 + Cr2SO4 थ्राइस प्लस, अब देख लीजिए जल यहाँ पे 4 3 7 लाइन बचा है, तो जल हम लिख देते हैं 7H2O और साथ में जो हमारा बना है एल्डिहाइड। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहां पर जो हमने रिएक्शन बनाया उसमें एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जा रहा है। चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका सूत्र होता है KMnO4। KMnO4 पोटेशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन, तीन चीजें इसमें जुड़ी होती हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये जल में घुलकर मैग्नेट आयन बनाता है। ये जो है MnO4- जो है नेगेटिव, वो जो है मैग्नेट आयन कहलाता है। मैग्नेट आयन की संरचना इस प्रकार से होती है। ये जो मैग्नेट आयन है वो चतुष्फलक की संरचना में होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन पे ही मात्र आवेश होता है, एक सिंगल ऋणावेश होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले में 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता था। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट के अन्य गुणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये जान जाना चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो एक बैगनी रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, और इसका जो अनुभार होता है वो 158 होता है, 158 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलिए अब ये देख लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पे हम हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण। देखिए जैसे कि हमने देखा था कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को ब्रोमाइड अयस्क से बनाते हैं, वैसे ही इसको भी अयस्क से बनाया जाता है। इसको पायरोलुसाइट अयस्क से बनाया जाता है। तो इसका जो निर्माण है वो पायरोलुसाइट MnO2 फार्मूले से दर्शाया जाता है। पायरोलुसाइट अयस्क द्वारा बनाया जाता है। इसको पायरोलुसाइट अयस्क से बनाते हैं तो इसमें जो है हमारे पास मुख्य रूप से 2 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप है कि हमको पोटेशियम मैग्नेट बनाना होता है। ध्यान से सुनिए, पोटेशियम मैग्नेट, यहाँ पे आपको लिखते हुए समझा रहा हूं मैं, पोटेशियम मैग्नेट। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नेट में क्या अंतर है, तो ध्यान से देखेंगे। पोटेशियम मैग्नेट जो होता है उसका फार्मूला होता है K2MnO4। देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट में एक ही बार पोटेशियम है, जबकि पोटेशियम मैग्नेट में 2 बार पोटेशियम है। ठीक है, तो पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण सबसे पहले हमको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि जो पायरोलुसाइट अयस्क जो हमारे पास मिलता है हम उसको बारीक पीस देते हैं। ठीक है, उसको हम KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसको गलाते हैं तो क्या होता है, तो K पायरोलुसाइट अयस्क प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन देते हुए उसको फ्यूज किया जाता है।
MnO4 प्लस H2O ये बन जाता है, ये 2 बार बन जाता है, ठीक है। 2 लगा लेते हैं 2H2O। इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने सबसे पहले एक बार ध्यान से समझेंगे, ये पैरालुसाइट एस्टर है, ठीक है। पैरालुसाइट एस्टर को हमने KOH के साथ और ऑक्सीजन के साथ फ्यूज कर दिया है, गला दिया है, तो हमको पोटेशियम मैग्नेट मिल रहा है, ठीक है। ये पोटेशियम मैग्नेट हो गया। अब इस पोटेशियम मैग्नेट में सेकंड स्टेप, हम इसको पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में बदल देंगे। तो सेकंड स्टेप जो होता है K2MnO4, मतलब ये वाला को का KMnO4 में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोटेशियम 2 बार है, तो हम उसको हटा के उसको सिंगल पोटेशियम बनाएंगे। सिंगल पोटेशियम बनाएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा बन जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले सुनना है कि ये जो पोटेशियम मैग्नेट बनता है ये ग्रीन कलर का होता है, इसको पानी में घोल दिया जाता है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसको पानी में घोल दिया जाता है। और पानी में घोलने के बाद उसमें से क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, ध्यान से सुनिए, क्लोरीन प्रवाहित की जाती है। तो पोटेशियम मैग्नेट में जब आप क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, ध्यान से, ये जो है पहले पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है और KMnO4 का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। परमैंगनेट का जो जलीय विलयन होता है वो बैगनी, लाल बैगनी रंग का होता है, ठीक है। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है H2SO4 की उपस्थिति में, और ये जल में घुलनशीलता इसकी होती है 6.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल में, ये इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ पे इसके रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्षार से क्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट की क्षार से क्रिया। देखो क्षार से क्रिया का मतलब हो जाएगा कि हम क्षारीय माध्यम में चल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर क्षार से क्रिया अगर हम बोलते हैं इसका मतलब हम क्षारीय माध्यम में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्षार से क्रिया जब पोटेशियम परमैंगनेट की होती है तो क्या होता है, क्षार के रूप में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम KMnO4 लिया, हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, क्षार से क्रिया करा देते हैं, ये हमारा क्षार है, ठीक है। जैसे हम इसको क्रिया करा देते हैं तो हमारा बन जाता है K2MnO4, ठीक है, प्लस ये 2 बार प्लस H2O प्लस O, ऑक्सीजन। ये जो है नवजात ऑक्सीजन है। ध्यान से देखेंगे जब पोटेशियम परमैंगनेट क्षार से KOH से क्रिया करता है तो एक नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। परंतु एक चीज ध्यान देने लायक है, जब हम उसकी क्षार से क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है। अब ये जो पोटेशियम मैग्नेट है वो क्षार में जो जल होता है, जो जल उपस्थित होता है उससे पुनः क्रिया कर लेता है, यानी क्षार वाली जो अभिक्रिया है वो इतने में ही नहीं रुकती, वो आगे और चली जाती है। तो हम इसको A लिख देते हैं क्योंकि पहला स्टेप रिएक्शन है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि K2MnO4 जो है वो जल से क्रिया कर लेता है। देखेंगे आप ध्यान से, पहले तो क्षार से क्रिया करता है पोटेशियम परमैंगनेट, फिर ये बना लेता है, फिर ये जो बनाया हुआ है वो क्षार के जल से क्रिया कर लेता है, ठीक है। यानी रिएक्शन 2 स्टेप पे चली जाती है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे तो MnO2 प्लस KOH प्लस O इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज 2 रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। K2MnO4 प्लस H2O मेकिंग MnO2 KOH बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन है B स्टेप का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये रिएक्शन एक ही साथ हुआ, अलग अलग तो नहीं हुआ, अलग अलग 2 चीजों की रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन क्षार में मिलाने पर हुआ है, तो क्षार में मिलाने पर 2 रिएक्शन हो गए। तो हमको जब 2 या 3 रिएक्शन हो जाते हैं तो हमको टोटल क्या हुआ ये देखना होता है। तो टोटल क्या हुआ ये देखना होता है, तो उसके लिए हमको कुछ पहले काम करना होता है। क्या काम करते हैं हम पहले, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन जो है इसको हम LHS और RHS में बांट लेते हैं। ये रिएक्शन हमने बांट लिया, ठीक है। देखना है आप, ये जो रिएक्शन है इसको LHS RHS में बांट लिया। क्यों? क्योंकि हम इसका टोटल देखने वाले हैं। देखिए देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले रिएक्शन से
हमको पोटेशियम मैग्नेट 2 बार मिला था, ठीक है, जबकि नीचे वाले रिएक्शन को हमने सिंगल पोटेशियम मैग्नेट लेके बनाया है। देखिए पोटेशियम मैग्नेट जो है वो सिंगल लेके बनाया है दूसरा वाला रिएक्शन। ये पहला वाला पोटेशियम मैग्नेट 2 बार निकला था, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसको एक ही बार लिया है। तो क्या है, ये रिएक्शन एक ही स्टेप का रिएक्शन है, इसलिए हमको इसको दुगुना करना होगा, क्योंकि ये जो बन के आएगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 बार बनेगा तो उसमें से एक ही जाएगा, वो जो 2 बार बनेगा तो दोनों जाएगा। तो यहाँ पर हमको करना यह है कि नीचे वाले रिएक्शन को 2 से गुणा करना है। फिर से सुनिए, 2 से गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो 2 बार बना था पहले स्टेप में। पहले स्टेप में जितना बनेगा वो सेकंड स्टेप में आता है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो दैट दिस रिएक्शन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, ये पूरा रिएक्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा रिएक्शन है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। पहले से जो 2 है वो 4 हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वो भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल कर सकते हैं। टोटल करने का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन अगर टुकड़े टुकड़े में हो रहा है तो उसका अंतिम परिणाम क्या है ये जानने के लिए हम टोटल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमको पता चलेगा, क्या पता चलता है देखते हैं कि पर आपको देखना है कि जल इधर उधर आ रहा है, तो यहाँ पर का जो है ये वाला जल हम काट देते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो वो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब पोटेशियम मैग्नेट तो पूरा कट जाएगा, ये कट गया और ये भी कट गया, तो टोटल हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी कट जाएगा, यहाँ पर 2 है पूरा काट देंगे और इसको हम बचा देंगे 2। तो यहाँ पर हम उसको उतार देते हैं जो बच गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2KMnO4 प्लस सिंगल H2 is making 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस ये ऑक्सीजन 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने टोटल जो बनाया है इस रिएक्शन का, उस टोटल में सिर्फ जल ही इस्तेमाल हो रहा है। देखिए सिर्फ जल ही इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये रिएक्शन हमने क्षार से करवाया है, लेकिन अंत में हमको पता चलता है कि ये तो पोटेशियम परमैंगनेट जो सिर्फ जल से क्रिया कर रहा है, और सिर्फ जल से क्रिया करने को उदासीन माध्यम भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात आएगी कि यहाँ पर क्षार से क्रिया है और दूसरा जल से क्रिया भी हम ले सकते हैं, और जल से क्रिया जो है उसको हम उदासीन माध्यम कहते हैं। उदासीन माध्यम, तो उदासीन माध्यम में क्या होगा, ये जो रिएक्शन क्षार वाली जो अभिक्रिया है वो उदासीन माध्यम में ही आ रही है अंत में। तो हम यहाँ पर ये रिएक्शन को वहां पर लिख देते हैं, तो 2KMnO4 प्लस H2O is making 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस 3O। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि आप क्षारीय माध्यम में जाते हैं तो भी वही रिजल्ट आता है, और उदासीन माध्यम में जाते हैं तो भी वही रिजल्ट आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमने जैसे पिछले क्लास में बताया था, आप जाकर देख लीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले पिछले क्लास में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई रिएक्शन में नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है तो हम वहां पे तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं, ठीक है। तुल्यांकी भार ऑक्सीजन के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार, हाँ तुल्यांकी भार जो है 3 माध्यमों में ज्ञात होते हैं। पहला तो क्षारीय माध्यम में, दूसरा उदासीन माध्यम में, और एक होता है अम्लीय माध्यम में। तो जो तुल्यांकी भार आप ज्ञात करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो रहे हैं, कितने ऑक्सीजन वो उत्पन्न कर रहा है। तो आपको तो ये पता है कि क्षार से क्रिया कर रहा है चाहे उदासीन माध्यम में क्रिया कर रहा है, दोनों में ही 3 ऑक्सीजन, सिर्फ 3 ऑक्सीजन ही दोनों के दोनों माध्यम में उत्पन्न कर रहा है। तो हम ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार बनाने जा रहे हैं वो क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम के लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्षारीय तथा उदासीन के लिए। अगर आप पिछला क्लास देखेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार मैंने ज्ञात किया है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में, अगर वो क्लास देख के आते हैं तो समझ में जल्दी आएगा। तो देखिए चलिए
तुल्यांकी भार ज्ञात करने का जो हमारा तरीका है उसमें हम ऑक्सीजन के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो पोटेशियम पर मिनट का तुल्यांकी भार चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम, हमको पता चल चुका है ये रिएक्शन यही आता है लास्ट में। तो पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं 2KMnO4 plus H2O is making 2MnO2 plus 2KOH plus 3O। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों में एक ही टाइप के रिएक्शन लास्ट में आते हैं, ठीक है। और उसके आधार पर मैंने दोनों के लिए लिख दिया, क्षारीय तथा उदासीन के लिए एक साथ हम तुल्यांकी भार निकालने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम पिछली क्लास में तुल्यांकी भार के समय क्या बताए थे कि तुल्यांकी भार जब निकालना होता है तो कितने ऑक्सीजन उत्पन्न हुए और जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना है, आपको पोटेशियम परमैंगनेट का निकालना है, उसके कितने अणु लिए गए हैं उसको हम 3 लाइन खींच के बराबर लिखते हैं ऐसे 2KMnO4। ये 2 क्यों लिखा मैंने, 2 बार है, 2 बार है, और यहाँ पर हम 3 लाइन खींच के कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन पैदा हुए, ठीक है। अब हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इनके वेट्स लिख देते हैं, इनके जो भार होते हैं। तो KMnO4 का भार अभी हमने शुरू में बताया था 158 होता है, 158 होता है, 2 हो जाएगा, और ये 3 लाइन खींच के ऑक्सीजन का जो भार है वो 16 होता है, ठीक है। अब हमने आपको पिछले क्लास में जैसे बताया होगा कि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 2 into 158, ठीक है। अब हमने ये भी बताया था कि जब हम टोटल गुणा कर देते हैं तो इसको हम 8 के गुणनखंड में तोड़ देते हैं, 8 से मल्टीप्लिकेशन में तोड़ देते हैं, तो वो कैसे हो जाएगा, ये 6 into 8 हो जाएगा। 8 देखिए ऐसा होता ही है, 8 के मल्टीप्लिकेशन को टूटता ही है, तो 8 छक्का 48 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 into 158, अब क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे, ठीक है, 6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 158 divided by 6, और यहाँ पे बच जाएगा 8। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है चीज कि अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट का अनुभाग लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी ये कट के 3 भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे, सिंपली समझाते हैं कि इसका अनुभाग का अगर 2/6 हिस्सा लिया जाए, पोटेशियम परमैंगनेट का अनुभाग का 2/6 हिस्सा लिया जाए तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करता है, और कोई भी पदार्थ 8 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करता है, उसका जितना वेट 8 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करता है वो उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। यानी सीधा सी बात, ये जो हमने बना रखा है ये पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार हो जाएगा, क्योंकि ये 8 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करेगा, उतना जो भार है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का कौन से माध्यम में, क्षारीय एवं उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार। अगर आपको कोई बोलता है तो आपको जब है 2 into 158 गुणित 158 डिवाइडेड बाय 6, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 से काट देंगे 3 को तो 158 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज इक्वल हो जाएगा 3 × 5 = 15, 52.6। तो 52.6 जो है वो अम्लीय उदासीन और क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार हो जाएगा। आपको ये याद करने के आगे होगा नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, मैं इसका वीडियो बना के रख दूंगा, ठीक है। तो ये 52.6 इसका तुल्यांकी भार हो गया। या आप एक चीज और बोल सकते हैं कि अनुभार कितना था पोटेशियम परमैंगनेट का, 158 था, तो 158 का ये 1/3, 158 का 1/3 गुना जो है उसका तुल्यांकी भार होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्षारीय तथा उदासीन माध्यम में, क्षारीय तथा उदासीन माध्यम में, अभी बनाया क्षारीय उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार उसके अनुभार का 158 का 1/3 हिस्सा, देखें क्योंकि 1/3 से गुणा करेंगे तो ये 158/3 आ जाएगा, तो 1/3 भाग होता है।